अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। यार ऐसी बरकत है आप लोगों की क्लास में कि वो हदीस ही नहीं होती यार। ऐसी खैर है आप लोगों के, ऐसे असरात पड़ते हैं कि वो किताब ही नहीं खुलती। नहीं 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 नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं। सवाल दिया था कोई? नहीं दिया था, यही किया था ना। हाँ चले और प्रैक्टिस करते हैं। सवाल लिखें और प्रैक्टिस करते हैं। पूरा मैंने कर दिया था मुझे लगता है, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल ओसीआई दोनों कर दिए थे ना। हाँ ठीक है, चलें और लिखें सवाल। अब इस सवाल से मैं आपको एंट्रीज की तो चलो करती हैं प्रैक्टिस, एसओसीआई और एसओएफपी भी कर लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 21 4,000 शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 21 4,000 शेयर्स ऑफ कंपनी ए on 1 April 21 4,000 shares of company A were purchased। दोबारा, on 1 April 2021 4,000 shares of company A were purchased at a price of 28 रुपए, 28 पर शेयर, 28 पर शेयर। ब्रोकर कमीशन पेड 2 रुपए पर शेयर, ₹2 पर शेयर। ट्रांसफर टैक्स 50 पैसे, 0.5 पर शेयर, 0.5 पर शेयर। और ठीक है, ऑन 30th नवंबर 21 कंपनी ए डिक्लेयर्ड 12% ordinary dividend, 12% ordinary dividend which was paid on 15 जनवरी 15 जनवरी 2022। ऑन 1 जुलाई 2022 further 1,000 shares of company A were purchased at a price of ₹35, 35 पर शेयर, 35 पर शेयर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड ₹3 पर शेयर, ₹3 पर शेयर। और नहीं, वो तो पहले बता दी थी ना, 21 वाली तो पहले अलग से बताई थी। ये जो अब 2022 में खरीदे उसके लिए बता रहा हूं ₹3। मैंने 2021 के साथ अलग से बताई थी, ब्रोकर कमीशन और ट्रांसफर टैक्स वो अलग बताया था, वो 2021 वाली ट्रांजेक्शन के लिए था, उसी के बाद लिखा था ना। तो अब ये जो बता रहा हूं ₹3, ये अभी 2022 वाली शेयर्स खरीदने से रिलेटेड है। अच्छा जी, और ऑन 15 दिसंबर 2022 on 15 December 2022 company A declared 20% ordinary dividend
20% ऑर्डिनरी डिविडेंड। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। और फेयर वैल्यूज ऑफ कंपनीज ए शेयर्स, कंपनी ए के शेयर्स की फेयर वैल्यूज वर एज फॉलोज। 1 अप्रैल 21 27 रुपए, और 31 दिसंबर 21 22 रुपए 22, 1 जुलाई 22 36 रुपए, और 31 दिसंबर 22 31 दिसंबर 22 50 रुपए 50। चले, रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज अप टू 31 दिसंबर 22 तक सारी एंट्रीज। इफ इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड as पार्ट ए फेयर वैल्यू थ्रू P&L और पार्ट बी फेयर वैल्यू थ्रू OCI। चलिए करें आप ट्राई, आप करें ट्राई, मैं तो कर ही दूंगा, आप लोग करें ट्राई।
इतनी देर का तो नहीं था यार। अरे फारिग बैठते ना बड़े मनूस लगते हैं यार, सवाल किया करें। जब मैं तो कर ही दूंगा भाई बोर्ड पे, आपको कहता तो किया करें ना। मैं देखता हूं तो मुंह नीचे कर लेते हैं जैसे बड़ी मेहनत से सवाल सॉल्व कर रहे हैं।
चलिए इधर देखें यार, बहुत सारा कुछ कराना है। इधर देखें, अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, चलें जो जहां तक पहुंचे इधर देखें, अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो जो 1 अप्रैल 21 को शेयर्स खरीद रहे हैं कितने? अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे, और 1 अप्रैल को शेयर की फेयर वैल्यू क्या थी? 27 इंटू 4000 शेयर्स, 108,000। फिर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी 2 रुपए ब्रोकर के कमीशन, 50 पैसे ट्रांसफर टैक्सेस, यानी 2.5 रुपए, 10,000। फेयर वैल्यू 27 है, लेकिन हमने खरीदा कितने का? 28 का, तो 1 रुपया महंगा खरीदा ना, तो ये हमारा लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन है। कल वाला सवाल कराते हुए मैंने बस P&L लिख दिया था, वो भी सही है, और अगर आप ये पूरा नाम लिख दें तो ये भी बिल्कुल सही है। लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन, 1 रुपया का नुकसान है। कैसे 1 रुपया? 28 का खरीदा है जबकि 27 फेयर वैल्यू थी, तो हमें 1 रुपया महंगा पड़ा, तो ये हमारा लॉस हो गया। जी जी, ये देखें, ये हो गया 4। पैसे जेब से कितने गए? पैसे जेब से गए 28 रुपए का शेयर खरीदा, 2.5 रुपए साथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट पड़ी, तो 30.5 जेब से कैश चला गया, या वैसे ही सबको ऐड कर दें, 122। ये हो गई 1 अप्रैल की एंट्री। जो वाकई कर रहे थे इस एंट्री में बेटे बताएं अगर कोई इख्तलाफ परेशानी है तो कर लें। अलग-अलग कैसे? मर्जी है, कर लें अलग। पहली एंट्री ओके। फिर इसके बाद 30 नवंबर को, अच्छा वो पिछले सवाल में भी ना, वो क्लास के बाद पूछा था किसी ने, मुझे लगता है शायद आपको ना ये साइड नहीं पता डिविडेंड की, मैं डिविडेंड रिपीट करता हूं। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है तो वो उनका कोई पैदाइशी हक नहीं है कि उनको डिविडेंड मिले। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो डिविडेंड देना है। यही वजह है कि आप चेंजेस इन इक्विटी FAR 1 में जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जिम्मेदारी बनती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और जब तक ना डिक्लेयर करें तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, जब कंपनी की डिविडेंड डिक्लेयर करने पे जिम्मेदारी बन रही है ना, तो शेयर होल्डर्स का हक भी तब बन रहा है। इसीलिए जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो हमें डिविडेंड मिलना है, अब हमारा हक बन गया, तो वो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ? 12% यानी 1.2, तो 1.2 और हमारे पास थे 4000 शेयर्स, 4800। ये 30 नवंबर को डिविडेंड हो गया डिक्लेयर। उसके बाद 2021 में और क्या हुआ? ईयर एंड आ गया। तो ईयर एंड आ गया तो ईयर एंड पे शेयर की फेयर वैल्यू पहुंच गई है कहां तक? 22। वो शेयर जो हमने 27 पे रिकॉर्ड किया हुआ है वो 22 पे पहुंच गया, तो 5 रुपए वैल्यू गिर गई, P&L डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो इन 4000 शेयर्स पे 5 रुपए पर शेयर वैल्यू गिर गई, तो ये हो गया 20,000 रुपए, और ये है 2021। जो वाकई कर रहे हैं यहां तक। 2022 में सबसे पहला काम तो हुआ कि ये जो डिविडेंड रिसीवेबल बनाया था 15 तारीख को ये मिल गया, कैश डेबिट और डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट 4800, ये डिविडेंड कैश मिल गया। उसके बाद 1 जुलाई को हमने मजीद शेयर्स खरीदे, फिर से इनिशियल रिकग्निशन। अब जब मजीद शेयर्स खरीदे तो वो मजीद शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट। कितने खरीदे हैं? 1000। अब जब 1000 खरीदे हैं तो उस 1 जुलाई को इनको हमें फेयर वैल्यू थ्रू P&L होने की वजह से फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। उस वक्त फेयर वैल्यू 36 थी, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट हो जाएगी 36,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जेब से कितनी गई? 3 रुपए। $3,000 हो गई ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
अच्छा, फेयर वैल्यू कितनी? 36। खरीदा कितने का हमने? 35। तो सस्ता मिल गया ना, तो ये हमारे लिए एक इनकम हो गई, प्रॉफिट ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। ये अगर आप सिर्फ P&L भी लिख देना तो काफी है, लेकिन अभी चूंकि आज मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई भी बताने हैं, इसलिए मैं इनका नाम बता रहा हूं। प्रॉफिट ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 1000, और कैश जेब से कितना गया? 35 का खरीदा और 7 3 रुपए तो 38, या वैसे ही इनका नेट बैलेंस कर लें तो 38। ये 1 जुलाई 22 को शेयर खरीद लिए। जी पूछे, पूछो पूछो, पूछ लो। डिफरेंस दिखेंगे तो हाँ आएगी ना। नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप अलग से लिखा करें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में ना ये अलग से बताना होता है। नहीं, मुनासिब नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से बताएं। इसके बाद 15 दिसंबर को हो गया डिविडेंड डिक्लेयर, और डिविडेंड डिक्लेयर हुआ डिविडेंड रिसीवेबल और डिविडेंड इनकम। डिविडेंड बांटा है 2 रुपए। अच्छा, 2 रुपए इंटू 5000। अब 5000 शेयर्स हमारे पास हैं, 1000 और खरीद लिया ना उसी के, तो 5000 शेयर्स हैं, 10,000। और लास्ट ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट को दोबारा से फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। कितना? 1। डिविडेंड तो बाय कुछ नहीं होता, डिविडेंड तो डिविडेंड होता है। वो तो 2 दिन पहले भी कोई शेयर होल्डर मिला होगा, उसको डिविडेंड मिल जाएगा। ये टाइम रिलेटेड चीज थोड़ी है, ये तो मैनेजमेंट ने जब दिल किया डिविडेंड बांट दिया। ये कौन सा जून का, जुलाई का, अगस्त का डिविडेंड है? जिसने शेयर 2 दिन पहले भी खरीदा होगा ना, उसको पूरा मिलेगा डिविडेंड। हाँ जी, 31 दिसंबर 22 फेयर वैल्यू गेन लॉस 126। अब ये 126 ऐसे बना कि हमारे पास ना जो 4000 शेयर्स पहले थे, उनको हम पिछले साल अपडेट करके 22 तक ले आए थे। तो अब उनको 22 से, वो तो 22 पे ही पड़े हुए थे हमारी बुक्स में, अब उनको 22 से 50 तक लाना है, तो 28 तो हो गया उनके ऊपर गेन। जो 4000 शेयर्स हमने पहले 2021 के खरीदे हुए, उनको हम 2021 के एंड पे 22 रुपए पे अपडेट कर चुके थे। अब इनकी दोबारा अपडेशन की बारी कब आनी है? अगले साल एंड पे। तो उनको अब हम 22 से 50 पे लाने लगे, तो ये 28 रुपए का गेन हुआ। और जो 1000 रुपए के 1000 शेयर्स हैं वो हमारी बुक्स में आए हैं 36, तो अब उनको 36 से 50 तक पहुंचाना है, तो इन पे 14 रुपए का गेन है, 126। जो 4000 शेयर्स पहले थे वो पिछले साल के एंड पे अपडेट होके 22 रुपए तक आए थे, उनको 22 से 50 तक पहुंचाना है। और जो इस साल खरीदे थे 36 पे रिकॉर्डेड है, उनको 50 तक पहुंचाना है, तो इन पे अलग अलग गेन हो गया। और अब इस 126 को गेन है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और P&L क्रेडिट वर्किंग वाला 126। ये है जी फेयर वैल्यू थ्रू P&L। जिन्होंने भी किया, किसी का पूरा सही, चलो ठीक है, शाबाश। जिनका नहीं है बेटा पूछें, इसमें क्या पूछना है? जो गलतियां हुई वो गलतियां भी देख लें, कहां गड़बड़ है। जी नहीं, वो उनकी अलग वर्किंग होगी, इनकी अलग है। अगर ये 1 जुलाई को कंपनी ए के शेयर्स ना खरीदे होते, किसी और के खरीदे होते, तो फिर ये 5 ना होते ना, 4 अलग होते, 1000 अलग होते, और फिर आपको कंपनी बी के शेयर्स की अलग फेयर वैल्यू बताई होती। अभी तो सारे कंपनी ए के ही थे, इसलिए मैंने इसको 5000 कर लिया। कोई और कंपनी होती तो अलग डाटा दिया होता। फेयर वैल्यू थ्रू P&L डन, वाकई डन। फेयर वैल्यू थ्रू OCI, ये नोट टिड किटिंग टिंग।
चलें, नोटेड। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, पहली एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से एक्सपेंस बनने की बजाय यही 27 के साथ 2.5 मिल जाएगा और ये 29.5 हो जाएगी। डबल 118, तो एक तो ये फर्क पड़ेगा। डिविडेंड डिविडेंड सेम यहां पे, ये अब जो लॉस है वो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो ओसीआई में प्रेजेंट होगा और अकाउंट का नाम होगा फेयर वैल्यू रिजर्व। कितना लॉस? क्या है बोला? हाँ कर दे। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड है 29.5 पे और अब ईयर एंड तक इसको पहुंचाना है फेयर वैल्यू जो कि 22 रुपए है, तो इसको अब 7.5 रुपए गिराना है। ये 7.5 वाली बात दोबारा देखें, जब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल था ना तो इन्वेस्टमेंट 27 पे रिकॉर्डेड थी, इसको 27 से 22 तक गिराना था। अब ये 29.5 पे रिकॉर्डेड है, यहां से 22 पे गिराना है, तो इतना नुकसान है। कितना? 30,000। डेबिट कहां जाएगा? फेयर वैल्यू रिजर्व। अच्छा, यहां पर ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है जबरदस्ती की कि वो इसको मिक्स कर लेते हैं पीपीई रीवैल्यूएशन मॉडल। जैसे जब रीवैल्यूएशन मॉडल होता है और पहली ही दफा वैल्यू डाउन हो जाए तो सरप्लस, फिर वो लॉस कहां चार्ज होता है? पीएनएल में ना। उसके बाद जब दोबारा कभी अपवर्ड होगा तो पहले लॉस रिवर्स होगा, फिर सरप्लस में जाएगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर यह है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, चाहे शुरू में ही लॉस क्यों ना हो जाए ओसीआई में जाना है। तो इसलिए इसमें चाहे गेन है चाहे लॉस है वो ओसीआई में ही जाना है और अकाउंट का नाम इस्तेमाल हो रहा होगा फेयर वैल्यू रिजर्व, लेकिन साथ ओसीआई ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। डिविडेंड मिलने की यही एंट्री, 1 जुलाई में 1000 शेयर्स खरीदेंगे तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इनिशियल मेजरमेंट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो ये 3 उसी में मिल जाएगा और ये 39 हो जाएगा। डिविडेंड रिसीवेबल अब भी ऐसे ही रहेगा और अब ये वर्किंग 2 4,000 शेयर्स कितने पे रिकॉर्डेड है?
4000 शेयर्स कितने पे रिकॉर्डेड है? हमने ईयर एंड पे उसको 22 पे अपडेट किया था, तो अब उसको 22 से 50 तक पहुंचाना है, ये तो 28 ही रहेगा। और नए वाले 1000 शेयर कितने पे रिकॉर्डेड है? 39। अब यहां से इनको पहुंचाना है 50 तक, तो ये अब 11 हो जाएंगे। $123। तो ये 123,000 आ जाएगा यहां। एक तो अमाउंट बदल गई, और क्रेडिट क्या होगा? फेयर वैल्यू रिजर्व। ओसीआई, ये एंट्रीज हो जाएंगी। इन दोनों पॉलिसीज की एंट्रीज को अच्छी तरह देख लें, कुछ पूछना है तो पूछें, फिर मैं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई सिखाता हूं। अच्छा, रिजल्ट से पहले टेस्ट हुआ था, तो 22 लोगों ने जहमत की टेस्ट देने की, दूसरे में शायद उससे भी कम है। सुहेब खालिद 22 आउट ऑफ 23, चलो शाबाश। जरका बीबी, शमसुर रहमान 19, ठीक है, गुड। हाँ भाई, नोटेड। कोई मसला पूछना, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलें, इसी सवाल की रिक्वायरमेंट है दोनों से, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी 2022 भी 2021 भी। पहले करता हूं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई के बना रहा हूं 2022 2021। अच्छा, अगर तो सवाल में एंट्रीज भी रिक्वायर्ड है ना, तो एंट्रीज में जो मेहनत कर ली, यहां पर हमें नजर आ ही रहा है कि क्या एक्सपेंस इनकम है, यहां तो कैलकुलेट कर ही चुके हुए हैं, तो यहां से देख के वहां लिख सकते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सवाल में एंट्रीज भी मांगी हो, तो इसलिए एंट्रीज इग्नोर, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं उसको, यानी नहीं की हमने एंट्रीज, डायरेक्टली सवाल सॉल्व करते हैं। फिर से वही सारी चीजें दोबारा सोचते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, डिविडेंड इनकम आएगी, और खरीदने से शुरू करते हैं। जो लॉस या गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कर रहा हूं पहले, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी। तो खरीदने की बात कर लें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी 2022 में
₹3 इंटू 1000, और 2021 में 2.5 इंटू 4000, तो ये बन गया 3000 और ये बन गया 10,000। अच्छा, जब आप लोग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई बना रहे हो ना, तो वैसे तो नाम से पता चल जाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर हो जाएगा अगर इनकम्स एक्सपेंसेस में डिफरेंशिएट कर लें ब्रैकेट से, तो खर्चों को ब्रैकेट लगा दिया करें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कर रहा हूं, और इनकम स्टेटमेंट की क्या चीज होगी? जो इनिशियल रिकॉग्निशन पे प्रॉफिट या लॉस है, लॉस हुआ तो हम उसको ब्रैकेट लगा देंगे, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव छोड़ देंगे। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, तो 2022 में ₹1 का फायदा हुआ है और 2021 में ₹1 का नुकसान हुआ था, तो यहां हुआ है ₹1 का फायदा और यहां हुआ था 4000 का नुकसान। 2022 में फायदा हुआ था, 21 में लॉस हुआ था। और क्या आएगा? डिविडेंड इनकम। 2021 में डिविडेंड था 1.2, 4000 शेयर्स पे, और 2022 में डिविडेंड था ₹2, 5000 शेयर्स पे, 10,000 और 4800। और एसओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई, इनिशियल रिकॉग्निशन पे प्रॉफिट लॉस हो गया, डिविडेंड इनकम हो गई, फेयर वैल्यू गेन लॉस। तो फेयर वैल्यू गेन लॉस चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो ये इधर पीएनएल में आना है। 2021 में था लॉस ₹5 का, कितना? 20,000। और 2022 में था गेन 126,000। ये हो गया एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला। ये वर्किंग मिटा दो। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, इसमें क्या आएगा? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी आ जाएगा 2022, 2021। अच्छा, एसेट्स का वर्ड करंट, नॉन करंट, करंट भी लिख सकते हैं, लेकिन बस चलो एसेट्स काफी है, तो इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किस अमाउंट पे आएगी? ईयर एंड फेयर वैल्यू पे। तो 2021 में ईयर एंड पे ₹22 फेयर वैल्यू थी और हमारे पास 4000 शेयर्स थे, और 2022 में ₹50 फेयर वैल्यू थी और हमारे पास 5000 शेयर्स थे। 88,000 और 250,000। और एसओएफपी में कुछ डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल 2021 में था ये 4800 और 2022 में था 10,000। ये हो गया फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, एसओएफपी और एसओसीआई। इसमें बताएं जनाब, क्या पूछना है? कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। ये और सवाल नहीं कराना मैंने, ये हो गया। अगर ये आसान है तो हो गया, बस कुछ नहीं पूछना। ये भी तो निकाला था यार, 27 से 22 पे नहीं ले गए थे। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कर रहा हूं ना, अभी एंट्री सामने दूसरी है, वो तो मैंने मिटा के उसी वाली की हुई है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है ना एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, और उस सवाल में बस एक्सपेंसेस इनकम्स ही हैं, तो फिर तो आपने बस हेडिंग दी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और जस्ट लिस्ट आ गई, है ही ये एक्सपेंसेस इनकम सारे। लेकिन अगर कोई ओसीआई आइटम भी हुई, तो फिर एक्सपेंसेस इनकम्स को लिस्ट डाउन करने के बाद एक हेडिंग भी देंगे आप, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, और उसके नीचे फिर ओसीआई आइटम आएगी।
अभी इसमें थी ही सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस, तो बस ये इनकम एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होता तो फिर ये तो होती, साथ ओसीआई आइटम भी, इधर हेडिंग आती है ओसीआई की, उसके नीचे लिखते। अच्छा मैं तो कर ही दूंगा बेटे, लेकिन पहले आप करें। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई बनाएं एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स। एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाइए अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो 2022-2021। हाँ जी, एक तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी, दूसरा फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में आएगा, तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई ये इनकम एक्सपेंस हो गया। उसके बाद हेडिंग आएगी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इसमें आएगा फेयर वैल्यू गेन लॉस, जो कि 2021 में 7.5 रुपए का लॉस था। ये 4,000 कितना बना 30,000 लॉस। और 2022 में वर्किंग 2 की भी हमने, किधर गया मिटा दिया,
123। ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई। जो इनकम एक्सपेंसेस हैं उनको तो लिस्ट डाउन करें, उसके बाद हेडिंग दे दें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके नीचे फिर ओसीआई वाली आइटम। अच्छा, एसओएफपी में क्या क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट्स यही रहेंगी क्योंकि इनको तो फेयर वैल्यू पे ही रखना है, डिविडेंड रिसीवेबल ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब रिजर्व आ गया चूंकि एक, तो इक्विटी के अंदर जैसे वो आईएस 16 में रिवैल्यूएशन सरप्लस आया करता था, तो यहां पर फेयर वैल्यू रिजर्व नामी एक रिजर्व आएगा। कितना? 2021 में ये चूंकि लॉस है, रिजर्व डेबिट हुआ है, तो ये एक नेगेटिव रिजर्व आ जाएगा, 30,000 नेगेटिव। उसके बाद अच्छा ये ना गेन लॉस फॉर द ईयर है, जबकि ये बैलेंस है। तो 2021 में नेगेटिव 30,000 था, 2022 में 123 का गेन आने से ये 93 पॉजिटिव बन जाएगा। नहीं 93 सबको? नहीं यार, ये कैसे हो सकता? 93 नहीं आया समझ? हाँ तो नहीं आया ना। फेयर वैल्यू रिजर्व 2021 में डेबिट हुआ, ये 2021 में डेबिट हुआ 30,000, तो सीडी बैलेंस आया इधर डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस इक्विटी का मतलब नेगेटिव। फिर 2022 में ये इधर बीडी बना और उसके बाद फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट हुआ तो उसका क्रेडिट यहां आने से अब इसका बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा 93। इक्विटी है ना, तो बैलेंस शीट आइटम है तो उसका बैलेंस होगा। पहले 30,000 नेगेटिव था, लॉस था, तो ये यहां पर एज अ नेगेटिव आ गया। फिर उसके बाद 123,000 का गेन आया, लेकिन इसका नेगेटिव बैलेंस पहले से मौजूद था, तो इसका बैलेंस यहां तक पहुंच गया। ये एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट्स। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, यही इतना ही है, बस डन। अच्छा, एक कागज पहुंचाया आप तक, और ये जो ऑनलाइन वाली कॉम है इनके मैंने कोर्स में रखा हुआ है और उसके लिए मैंने नाम रखा हुआ है इसके लिए मैंने नाम रखा हुआ है CFAB 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन IFRS 9। ये आपको ना कोर्स में आपके मैंने रखा हुआ है CFAB 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन IFRS 9। यहां वालों को मिल गया? ये मैंने ग्रुप में शेयर भी करवाया था। अच्छा, इसकी कहानी समझ लें जरा। ये ना एक दफा क्या, ये जून 22 में CFAB में एक सवाल आया था बड़ा अजीब सा, लेकिन चलो खैर आ गया तो आ गया। और कैफ के सवाल बनाने के लिए जब कोई खास नहीं मिल रहा होता ना, तो CFAB के सवालों में थोड़ी बहुत कमी बेशी करके कैफ में पूछ लेते हैं। तो इसलिए ये चूंकि वन ऑफ इट्स काइंड सवाल आया हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कैफ में भी हो सकता है। अब आप इसकी शक्ल देखें तो ये जो क्वेश्चन है ऊपर, इसमें एक फ्लो चार्ट सा बना नजर आ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और फ्लो चार्ट समझ आता होगा। ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे डब्बा गौर करें, एक सवाल लिखा हुआ है कि क्या इन्वेस्टमेंट हेल्प फॉर ट्रेडिंग है? अगर यस है तो उधर सीधे हाथ पे चले गए। अच्छा, ये फ्लो चार्ट किस चीज के बने हुए? क्लासिफिकेशन के। ये क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट बना हुआ है। पहला सवाल था इधर, ये सवाल है, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की क्लासेस का। कौन सी क्लासेस होती हैं? फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI करना है तो एक तो हेल्प फॉर ट्रेडिंग ना हो, दूसरा पैदाइश पे कदम खाइए कि इनको OCI में रखना है। अब यही चीज इन्होंने एक फ्लो चार्ट की शक्ल में बनाई हुई है। पहला सवाल पूछा हुआ है कि क्या हेल्प फॉर ट्रेडिंग है। अच्छा, इधर ना देखें, इधर तो आपको नजर नहीं आ रहा, पढ़ने के तो वहीं पर ही ये टॉप पे लेफ्ट पे सवाल है कि क्या हेल्प फॉर ट्रेडिंग है? यस, तो इसका मतलब है कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। नो, चलो आगे चलते हैं। क्या कसम खाई हुई है कि OCI पे रखना है? हाँ जी खाई हुई है, तो फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। लेकिन अगर कसम नहीं खाई हुई तो फिर से उधर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। ये फ्लो चार्ट होता है एक तरह का। ये ऊपर वाला टॉप पे पढ़ के देखें, कुछ सेंस समझ आ रही है? क्या कख भी नहीं आ रही समझ है जी? समझ आ रहा है? तो सवाल यह है कि अकाउंटेंट ने ना शेयर्स के लिए तो बना लिया था फ्लो चार्ट, उसको इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज का फ्लो चार्ट समझ नहीं आ रहा, वो आप बना दें। 5 नंबर का सवाल यह था। तो अब ये नीचे आंसर में देखें, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज 3 क्लासेस होती हैं। क्या क्या? अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अच्छा, इसमें चूंकि अब इसको इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया हुआ है, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI,
इनकी दो दो शर्तें थी, और अगर इनमें नहीं आ पाता तो फिर तीसरी क्लास में जाता है। लेकिन तीसरी क्लास में एक डायरेक्ट भी जा सकता है। कैसे? अगर पैदाइश पर कसम खाई हो तो। इसलिए फ्लो चार्ट स्टार्ट ही यहां से हुआ है। अब ये सॉल्यूशन वाला फ्लो चार्ट देखें कि एसपीपीआई टेस्ट पास और एसपीपीआई टेस्ट कौन सा? वो दूसरी वाली कंडीशन, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये उन दूसरी कंडीशन में से, दोनों में से दूसरी कंडीशन में लिखवाया था मैंने। एसपीपीआई टेस्ट पास हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर तो है ही ये तीसरी क्लास। हो रहा है, चलो ठीक है हो रहा है, क्या कसम तो नहीं खाई हुई कि इसको फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल पे रखना है? हाँ जी खाई हुई है, तो ठीक है फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। नहीं तो फिर नीचे आ गए। अब नीचे आके ये दोनों डब्बे जो हैं ये पहली पहली कंडीशन है, दोनों क्लासेस की पहली पहली कंडीशन लिखी हुई। तो ये फ्लो चार्ट को रट्टा मार लें, हो सकता है ये सवाल कैफ में कॉपी हो जाए। ये पिछले साल सीफैप में आया था। वैसे तो मेरा ख्याल है पिछला पूरा हफ्ता बात नहीं हुई, लेकिन कोई आखिरी बात किसी को याद हो? वायलेंस। अच्छा जी, वायलेंस। हाँ हाँ जी, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। अच्छा, जब किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचना है, किसी भी तरह का तकलीफ, नुकसान, तो किस किस तरह का नुकसान हो सकता है? फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, अच्छा मेंटल भी हो सकता है, और मेंटल से बेहतर है कहूंगा मैं इमोशनल, मेंटल नहीं इमोशनल। तो इमोशनल तकलीफ भी पहुंच सकती है, फिजिकल भी पहुंच सकती है, और फाइनेंशियल भी पहुंच सकती है, और कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। बुखारी 11 नंबर, सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसका इस्लाम अफजल है? तब इस्लाम की टॉप क्लास, किसका इस्लाम अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके जबान यानी इमोशनल आ गया इसमें, और हाथ मतलब कोई एक्शन जिसमें फिजिकल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, और फाइनेंशियल जबान में भी हो सकता है धोखे के मामले में, तो जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान सलामती में रहे। अब जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा ना, उसका इस्लाम टॉप क्लास है। ठीक है जी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।